शहर की आवाज, नए तराने दिल के अफसाने, दोस्ती का एहसास हर दिल के पास, सुनते रहो रेडियो द्रास। हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 FM आरजे सलीम के साथ। और जैसा आप सबको पता है कि रेडियो द्रास 90.4 FM कोशिश कर रहे हैं नए नए पॉडकास्ट, नए नए सेगमेंट्स, नए नए इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं। हम कोशिश हमारी ये रहती है, ख़ासकर जो हमारे लिसनर्स हैं, डेली लिसनर्स हैं, या हम बात करें जो हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं गुलदस्ता गीत या रूबरू के हवाले से बात करें, तो ऐसे प्रोग्राम्स के हवाले से हम अपने ऑडियंस को, जो हमें लिसनर्स हैं, रेडियो द्रास के जो भी लिसनर्स हैं, उनको नए नए प्रोग्राम्स लाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अंजुम एमओ मेडिकल ऑफिसर, जो हमारे द्रास के जो सब डिवीज़न अस्पताल द्रास है, वहाँ पे डॉक्टर अंजुम हमारे साथ है। डॉक्टर अंजुम को मेन लाने का मेन मोटिव या मेन मकसद यही है कि आप सबको पता है कि आज हिंदुस्तान या हम सब जो है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मना रहे हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ जुड़ी है एक बार फिर डॉक्टर अंजुम मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम। जैसे मैंने कहा कि आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन बताएं हमारे लिसनर्स को जो आपको देख रहे हैं, और प्लीज़ थोड़ा सा कुछ फ्यू लाइंस अबाउट इंटरनेशनल चाइल्डहुड डे के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपकी खिदमत में मैं डॉक्टर अंजुम अस्सहर, मैं मेडिकल ऑफिसर एट HDS द्रास हूँ। एज़ मेडिकल ऑफिसर वहाँ काम कर रहे हैं। तो आज यानी 15 फरवरी 2025, तो हम यहाँ पे आपकी स्टूडियो में आज जो आप यहाँ आपने हमें दावत दी है, इसके लिए पहले हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमें एक मौका दिया ताकि हम इस मौजू पर या इस दिन के लिए जो ये दिन मनाया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो कि आज मनाया जा रहा है, इसके नाम से ही मतलब आपको जो कि मालूम है कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जो चाइल्डहुड यानी तफूलियत के दौरान जो भी कोई मतलब कैंसर्स या मुल्हिक बीमारी जो भी कोई रोनुमा हो जाती है, उनका इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी दिन आज मनाया जा रहा है। तो ये क्यों मनाया जा रहा है, जैसे कि आपको ये इसके नाम से पता चल रहा होगा, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कम्युनिटी के लोगों में या आम लोगों में कैंसर्स के बारे में, कैंसर्स के रुझान के बारे में, जो कि बच्चों में रोनमा हो जाते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये क्या है, इनके कॉजेज़ क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए पेरेंट्स का या कम्युनिटी एज अ होल, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर अंजुम अभी हमारे साथ जुड़ी है। खासकर जैसे मैम पहली बार काफ़ी ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे कि कैंसर डे के हम हवाले से बात करें, वो भी चाइल्डहुड। लोग यकीन नहीं करते हैं, लोगों को भरोसा नहीं होता है कि भाई इतनी कम उम्र में कैंसर, ये क्या कैसे हो सकता है। प्लीज़ इस बारे में हमारे जो लिसनर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, उनके लिए मैसेज। जी हाँ, ये एक मिथ जैसा माना जाता है कि बच्चों में कैंसर या मतलब हमारी सोसाइटी या ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया में भी देखें, ऐसा रुझान है कि बच्चों में कैंसर जैसी बीमारी, इसका कोई यकीन नहीं करता। लेकिन हकीकत ये है कि 1 साल से लेकर यानी 0 to 18 साल, 1 साल से लेकर 18 साल तक के उम्र के जो बच्चे जो पीडियाट्रिक रेंज में आते हैं, एज ग्रुप में आते हैं, उनमें कैंसर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स होते हैं, जैसे कि अडल्ट्स में होते हैं। अडल्टहुड यानी जो बालिग मर्द और ख़वातीन होते हैं, उनमें तो बच्चों में भी होते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से अब आपको ऐसे ही पता चलेगा कि तकरीबन जितने भी किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में अगर आप 100 मरीज़ों को देखेंगे एडमिट हुए हैं, उसमें से आपको 2 से 3 बच्चे मिलेंगे, यानी 2 to 3% इसकी प्रेवलेंस है इन कैंसर्स, चाइल्डहुड कैंसर। हाँ जी हाँ, बच्चों में यानी 100 बीमारों में से 2 या 3 बच्चे होंगे। जी हाँ, 1 से 18 साल तक की उम्र के। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो कैसे पता चलेगा मैम, जैसे आपने कहा कि ये काफ़ी मतलब तसव्वुर नहीं होता है, या हम ये नहीं चौंक जाते हैं कि भाई एक बच्चे को, एक इतनी कम उम्र के बच्चे को कैंसर हुआ,
तो इसके साइंस की बात करें या सिम्टम्स की बात करें? जी बिल्कुल सही, आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। एक्चुअली क्या बात है कि मैंने जैसे अभी मैंने फरमाया कि 2 से 3% जो ओवरऑल कैंसर्स पूरी दुनिया में है वो छोटे बच्चों में यानी 1 से 18 साल तक के बच्चों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अब ये कैंसर्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। अब इनमें अब जैसा कि आपने अभी ये इशारा भी किया कि इनमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, इससे पहले कि मैं साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करूँ, मैं आपको थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एक जिस्ट आपको दे दूँ कि ये कैंसर्स कितने किस्म के होते हैं जो बच्चों में भी है। अब इस वक्त तो हम मतलब बुज़ुर्गों की बात नहीं कर रहे हैं या एडोलसेंट्स जो 18 साल से ऊपर उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए बच्चों में जो कैंसर्स होते हैं उनमें सबसे टॉप पे हमारे ब्लड कैंसर्स आते हैं जिनको हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। वो सबसे कॉमन है यानी बहुत शाया है। तकरीबन 31% जो भी बच्चों में कैंसर पाए जाते हैं वो 31% इन्हीं ब्लड कैंसर्स के हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्रेन ट्यूमर्स यानी CNS ट्यूमर्स जिनको कहते हैं वो आते हैं, जिनकी परसेंटेज या जिनका फ़ीसद 100 में से 25 है। इसी तरह उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब थोड़ा थोड़ा करके फिर बाकी कैंसर्स जैसे फिर लिम्फोमा है जो हमारे लिम्फ ग्लैंड्स है बॉडी में, लिम्फेटिक सिस्टम है, फिर उसका लिम्फोमा उसको कहते हैं, फिर वो वाले कैंसर्स आते हैं, वो भी 15% 15 से 20% तक है। तो उनका नंबर मसलन उनका शुमार तीसरे नंबर पर आता है। उसके बाद फिर बाकी सिस्टम्स, ये डिपेंड करता है कि ये कैंसर एक बच्चे के जिस्म के किस सिस्टम को यानी किस वाले हिस्से को अपने उसको दरगीर करे, उसको वहाँ पर ये मोहलिक बीमारी कहाँ पर हो जाए। जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले टॉप पे ब्लड कैंसर है यानी खून को गिरफ्तार करता है, क्योंकि आपको पता है खून पूरे जिस्म में दौरा करता रहता है। दूसरे नंबर पर ब्रेन ट्यूमर्स है जिनको CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर्स कहते हैं, वो है। तीसरे नंबर पर लिम्फ ग्लैंड्स या हमारा जो ग्लैंड सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम है उसके जो लिम्फ नोड्स है उनमें ये कैंसर होता है जिसको लिम्फोमा कहते हैं। उसके बाद बाकी सिस्टम्स जैसे कि हमारा लिवर है, अगर उसमें होगा तो उसको हिपाटोब्लास्टोमा कहते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी के किडनी में यानी गुर्दे में ये होगा तो उसको जैसे रेनल सेल या विल्म्स ट्यूमर कहते हैं, या किसी और को जैसे बाकी जगहों में या मतलब सॉफ्ट टिश्यूज़ में होगा या बाकी किसी और सिस्टम में होगा, मैदे में हो सकता है या उसके फेफड़े में हो, कहीं भी हो सकता है। तो उनको ये उसी तरह अपना अपना परसेंटेज वो थोड़ा कम करके ले जाते हैं। लेकिन आज हम आपने जो टॉपिक छेड़ा कि हमारे साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो क्योंकि शायद तरीन इनमें से यही ब्लड कैंसर्स है जिसको ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये ज़्यादा परसेंटेज में इनकी ये 31% बच्चों को दरगीर करता है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ल्यूकेमिया है क्या? ये मतलब ब्लड सेल्स जो हमारी है ये इनका खून मतलब उनका कैंसर है। ठीक है, ये आपको ऐसे मतलब आम मफहूम में ऐसे इंसान समझ सकता है। अब ये क्या है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसको ALL और AML कहते हैं। ये अक्सर व बेशतर 1 से 10 साल तक के बच्चों को दरगीर करता है, यानी अपनी गिरफ्त में ले लेता है ये मोहलिक बीमारी। जी, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जब भी हमें ये है कि हमें डर लगता है जैसे बच्चों में कैंसर है, लेकिन एक खुशाइन बात ये भी है कि तकरीबन 90 यानी 90% कैंसर जो बच्चों में होते हैं वो क्योरेबल है, वो ठीक हो जाते हैं। ये एक खुशाइन बात है। इसलिए पेरेंट्स को या सोसाइटल जो भी इनके साथ कंसर्न लोगों उनको घबराने की कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना है। थोड़ा सा केयर मतलब हमें थोड़ा सा अलर्ट तो ज़रूर होना है, लेकिन पैनिक नहीं करना। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ कैंसर जो बच्चों में पाए जाते हैं वो क्योरेबल होते हैं। अब इनमें भी क्या है, जैसे मैंने अभी कहा कि 1 से 10 साल तक के बच्चों में ये ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली ALL। तो इसमें अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हमारे पास कैसे हमें पता चले। मतलब बुखार तो सब बच्चे करते रहते हैं, खांसी सब बच्चे करते रहते हैं, अक्सर आयरन और कैल्शियम की कमी की वजह से सब बच्चे मतलब कमज़ोर फील करते हैं, फैटीग मतलब ऐसे मतलब जैसे जनरलाइज्ड वीकनेस होती है ना, उनमें कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ने का, हमें कैसा पता चलेगा? जब भी आपको मतलब लगेगा आपका जो बच्चा है, जब भी किसी पेरेंट को ऐसा लग सकता है कि जैसे उसके बच्चे में आराम से अगर वो स्कूल की एज का है कि उसमें कंसंट्रेशन कम हो रहा है, वो अक्सर व बेशतर शाम को या दिन में कभी भी बोलता है मुझे फ़ीवर हो रहा है, लो ग्रेड फ़ीवर अक्सर रहता है इनमें, ज़्यादा बुखार भी नहीं होता लेकिन अक्सर व बेशतर फ़ीवर रहता ही रहता है, लो ग्रेड फ़ीवर इनमें रहता है। इनमें खस्तगी होती है, यानी हमेशा थकान, यानी जैसे आप इनको देखेंगे तो हमेशा वो खस्ते होते हैं, जैसे थके हुए होते हैं, उनमें जैसे मतलब एनर्जी नहीं होता। यस एग्जैक्टली, एनर्जी नहीं होता है। यस बिल्कुल
कूल डाउन होता है। कंसंट्रेशन लेवल, अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसमें कंसंट्रेशन लेवल जो होगी स्टडीज़ की वो भी बहुत लो होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ये चीज़ें इनमें देखकर तो जो ही एक पेरेंट, चाहे माँ हो या बाप हो, जो ही उनको पता चलेगा, या इवन एक टीचर स्कूल में देखेंगे ऐसे बच्चे को देखेंगे, वो हमेशा मतलब सर दर्द की शिकायत करेगा, सर में दर्द है, यही जो मैंने कहा बुखार है, तो उनको क्या चाहिए, इनको ये नज़दीकी जो भी अस्पताल हो स्पेशली वहाँ पे लाए, डॉक्टर को बोले तो वो एक सिंपल सा एक CBC जिसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, एक टेस्ट है, एक सिंपल सी एक इन्वेस्टिगेशन है, वो कर लेंगे। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, इस CBC में हमारे पास WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उसके बाद हमारे पास RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स यार जिसको हम हीमोग्लोबिन के साथ कोरिलेट करते हैं। तीसरी हमारी जो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो प्लेटलेट्स है, ठीक। ये 3 पैरामीटर्स है जो हमें इस कैंसर की डिटेक्शन में, मतलब इसके मतलब ये कि ये जिससे हमें शक हो, सस्पिशन में आ जाए, ये हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे आप क्या देखेंगे कि कैंसर में सबसे पहले जब हमारा बच्चा थका हुआ होता है, डेफिनेटली उसका जब आप CBC एक इसका हीमोग्राम लेने जाएंगे, हॉस्पिटल में करवाने जाएंगे, तो आप देखेंगे इसका हीमोग्लोबिन जो है बहुत लो हो गया है, क्या हो, बहुत लो आया है, ठीक। जब ये लो हो गया, खुद ब खुद इसमें थकान है, इसमें इन कंसंट्रेशन नहीं है, सर दर्द है, बाकी चीज़ें जो उसके साइड वाइज ये इश्यूज़ है वो भी अराइज होने लगते हैं, हो गया ये। नंबर 2 जो इसके वाइट सेल्स है, वाइट सेल्स का हमारा रेंज जो है, या तो ये कम हुआ होगा या बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। यस, ल्यूकेमियाज में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिसाइड्स हीमोग्लोबिन जो कम हो जाएगा, WBCs जो हमारी है, वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे इस खून में होती है, वो क्या होंगी इस बच्चे में, या तो बहुत ज़्यादा कम होंगी या बहुत ज़्यादा होंगी। इसके बाद जो तीसरी इम्पॉर्टेंट ब्लड कंपोनेंट जो हमारे इस CBC में आता है वो हमारे प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स में क्या होगा, प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो जाएंगी, ठीक। अब आप बोलेंगे मुझे कि इन 3 सेल्स का क्या रोल है, हमें क्या है, और हाँ, कैंसर के इस होने में ये रोल है। वाइट सेल्स जो हमारी है वो डायरेक्टली हमारे डिफेंस के साथ, बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, यस, इम्यून सिस्टम, उसके साथ रिलेटेड है। जब यही डाउन या ज़्यादा है तो खतरे की घंटी है, नंबर 1। उसके बाद जो हमारा HB है यानी RBCs है जो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कोरिलेटेड है, तो जब वही कम है तो इंसान में खून की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई उसके हर एक सेल तक अच्छी नहीं जा रही है, तो इस वजह से बच्चा जो है वो भी एक यहाँ पे ग्राउंड बन जाता है, शक के दायरे में आता है। उसके बाद जो हमारे प्लेटलेट्स है वो क्या करते हैं, वो हमारे हीमोस्टास को मेंटेन करते हैं अंदर से हमारी बॉडी में, सबके लिए, बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। तो जब ये प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, जो इनका नॉर्मल वैल्यू है, जब इस नॉर्मल वैल्यू से बहुत कम होने लगते हैं, तो ऐसी हालत में क्या होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ब्लीडिंग टेंडेंसी का बढ़ जाने का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल अभी किसी बच्चे को जिसमें प्लेटलेट्स बहुत कम आई होंगी, उसको खुदा न खास्ता कोई कट हो जाता है, उसको कोई चोट आ जाती है या कोई मेजर खुदा न एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसके अंदर ब्लीडिंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें जब आ जाती है तो ये शक में आता है, तो बस हमें वहीं पर फिर इसको हायर जो सेंटर्स है वहाँ पर भेजना चाहिए फर्दर इवैल्यूएशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने डिटरमाइन किया इसको। मैम ने जो हमारे लिसनर्स हैं, खासकर जो हमारे रेडियो द्रास से जुड़े हुए हैं, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के हवाले से। काफ़ी अच्छी से आप ने समझाने की कोशिश की जो हमारे लिसनर्स हैं। जैसे आपने साइंस एंड सिम्टम्स की हमने बात की, इसमें कहा कि ब्लड कैंसर जो कॉमन है 90% जो है इसके, जी, हाँ। तो अब आता है कि अवेयरनेस, जी हाँ, आप एक रोल ऑफ पेरेंट भी आता है, रोल ऑफ गाइडेंस भी आप निकल जाता है। अब क्या करें, अब ये चीज़ें हो गई तो अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस का काम यही है कि खुदा ना खास्ता नहीं, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखेंगे हमारे इस एरिया में ये चीज़ अभी ज़्यादा इतनी कॉमन नहीं है, इसकी ज़्यादा कोई बात भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, द्रास, करगिल, लद्दाख या हमारा नॉर्थ इंडिया जो भी आता है इसमें अगर हम, लेकिन हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए इन प्रोग्राम्स के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू, या इससे किसी और मतलब प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऐसे प्रोग्राम करते हैं वो भी एक अच्छी चीज़। छोटे छोटे लेवल पे जो आंगनवाड़ी होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स है, या जो हमारे बाकी फील्ड में हमारे जो सब सेंटर्स आते हैं, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो आजकल है, वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाए ताकि पेरेंट्स अवेयर, या स्कूल्स इसके बहुत अच्छे माध्यम है। स्कूल्स में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में टीचर्स का बहुत अच्छा रोल है। जो मैंने अभी साइंस और सिम्टम्स कहे हैं, अगर ये किसी बच्चे में पाएंगे तो बस, या पेरेंट घर में देखेंगे तो वो डॉक्टर के पास ला सकते हैं, तो ऐसा बच्चा फिर मिस नहीं होगा। ठीक है मैम, अब इसके जैसे अब किसी न्यूट्रिशन को भी मेंटेन करना है उन बच्चों को जो आगे इफेक्टेड हुए हैं,
हाँ, तो जैसे उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, अब ज़्यादा पे इसकी वजह से उनका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो गया दवाई की वजह से, तो एक जैसे कैसे उस न्यूट्रन को भी मेंटेन करें। अब एक पेरेंट का एक अहम रोल रहता है कि उस बच्चे को मेंटेन करे जी न्यूट्रिशन पे, जी जी तो ये आप किस तरह समझाने की जी कोशिश करेंगे? जी। अभी इससे पहले कि हम मतलब उनके बच्चों के डाइट की तरफ जाए या न्यूट्रिशन की बात करें, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक है। जैसे अब हमने इसको किसी हद तक किसी एक सिंपल सीबीसी से हमें एक पता चला कि ये एक मतलब कैंसर का बच्चा हो सकता है, फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेज देंगे। अब उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो पहले ट्रीटमेंट क्या आएगा, तो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन तो नॉर्मल न्यूट्रिशन रहेगा, क्योंकि बच्चे की न्यूट्रिशन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो तो और ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। न्यूट्रिशन तो इसकी डेली डाइट जो है हाई प्रोटीन डाइट, हाई बैलेंस्ड डाइट इसको देना ही देना है। ओके, इसको इमोशनली, मॉरली, मेंटली बच्चे को सपोर्ट करना है, और इसमें सबसे पहला बड़ा रोल इसके पेरेंट्स का है, बिल्कुल। चाहे मदर हो या फादर हो, दोनों को। इसके बाकी जो सिबलिंग्स होंगे, जैसे इसके भाई है, बहन है, या मतलब कजिन्स है, या बाकी घर के बाकी अफराद खाना है, उनमें चाचा हो, चाची हो, जो भी कोई हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, इन सबको इसको सपोर्ट करना है पूरी तरह से, मेंटली, इमोशनली, हर एक तरह। इसको साइकोसोशली ये डिप्राइव नहीं होना चाहिए इमोशनली ये बच्चा। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया। उसके बाद इसका, क्योंकि ट्रीटमेंट का जो फेज़ है ऐसे बच्चों का, यूजुअली ये तो हायर सेंटर्स जो टर्शियरी केयर लेवल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो वहाँ पर किया जाता है। और ये इन द फॉर्म होता है क्या, या तो ये मोस्टली, क्योंकि आपको पता ही है ये जो खून का कैंसर है, ये पूरे मतलब बॉडी में, ये कोई बॉल तो है नहीं, कोई ठोस चीज़ नहीं है, ये पूरी मतलब पूरे बदन में गर्दिश करता है। तो इसका इलाज भी यूजुअली सर्जरी नहीं है। ल्यूकेमियास का जो ब्लड कैंसर, यूजुअली इसका इलाज आईवी होता है, ये इंट्रावेनियस, यानी जो हमारे रगों के ज़रिए जो हम मतलब दवाई पहुंचाने की कोशिश करते हैं या पहुंचाते हैं बच्चों को, उसी थ्रू होता है, जिसको आईवी ट्रीटमेंट कहते हैं। और यूजुअली ये कीमोथेरेपी होती है जो उनको दी जाती है। जो कैंसर के लिए जो दवाइयाँ मखसूस है, उनको वहीं 4 या 5-6 महीने तक इनको ये मतलब इंट्रावेनियस रग के ज़रिए दवाई दी जाती है। इनको सेशंस कहते हैं, मतलब हो सकता है कि हफ्ते में एक सेशन हो, या 2 हफ्तों में एक सेशन, ये सेशन वाइज इनको दिया जाता है तकरीबन 5 से 6 महीने जी। और हाँ, ल्यूकेमिया में जो एक्यूट ल्यूकेमिया जो है, इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसको कभी कभी इस 6 महीने के अलावा भी इसको ऑरल ट्रीटमेंट, यानी जो हम मुंह से मतलब मुंह के ज़रिए जो दवाई खाई जाती है, वो भी कुछ टाइम तक दिया जाता है। हाँ, ये भी है। बिल्कुल, बहुत खूब डॉक्टर अंजुम, जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस के बारे में पेरेंट्स का क्या एक अहम रोल रहता है। यही हमारा आखिरी सवाल रहेगा। जैसे बात करें तो एक आज इस इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे पे आप हमारे लिसनर्स को, जो आपको देख रहे हैं अलग अलग जगह से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, मैसेज तो बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ एंड क्लियर है कि जी खुदा न खास्ता ये कोई ऐसा, ये कुछ घबराने की बात नहीं है। मैंने पहले भी बोला, 90% ऑफ जो कैंसर्स, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो फिर ब्रेन ट्यूमर्स हो जिनकी सर्जरी होती है, या फिर चाहे वो बाकी कैंसर्स हो जैसे लिम्फ नोड्स हो का कैंसर जिसको लिम्फोमा कहते हैं, इन सब का इलाज, जो भी कोई कैंसर हो उसका कहते हैं अगर अर्ली स्टेजेस में हो तो ये 90% क्योरेबल है। तो इसका मतलब यही पे है कि चाहे पेरेंट हो, चाहे उसका कोई सिबलिंग हो, चाहे उसका कोई रिश्तेदार हो, या कोई भी सोसाइटी का, अपनी कम्युनिटी का कोई भी बंदा हो, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो ही आपको, जो मैंने अभी अलाई में होशदार जिनको कहते हैं, जो वार्निंग साइंस जैसे हैं, जो मैंने कहा, मतलब ये इंटरमिटेंट फीवर, लो गिल्ट रहना, सर दर्द रहना, कंसंट्रेशन नहीं होना, कमज़ोरी का एहसास बार बार करना, इस तरह की चीज़ें हो तो आप हॉस्पिटल आए, इसका टेस्ट कराए। जब भी मतलब उस डॉक्टर को भी अपना सस्पिशन, मतलब उसको ये सस्पिशियस लगेगा ये बच्चा, उसको हायर सेंटर रेफ़र किया जाए, इसका ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे को पूरा फुली इमोशनल सब कुछ साइकोसोशली उसको पूरा सपोर्ट होना चाहिए अपने पेरेंट्स की तरफ से, घर वालों की तरफ से। क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि इसके जो लोगों के बीच में एक ये भी है कि एक डर जैसा है कि ये जो कैंसर की दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो हम बोलेंगे ही। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इससे यूजुअली क्या होता है, उल्टियाँ आ जाती है, सर में दर्द करता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे जिनमें कीमो का सेशन ज़्यादा टाइम तक भी रहता है, उनके बाल गिरने लगते हैं। जी हाँ, बाल गिरते हैं इससे, लेकिन ये फिर टेम्परेरी बेस पर ही होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। और कुछ टाइम के बाद इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उस वक्त दिया जाता है, और कुछ समय गुजरने के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर ये जो
साइड इफ़ेक्ट से Side ये effect फिर वापस- सबसाइड हो जाते हैं, फिर ये बच्चा मतलब ठीक होने लगता है। उस वक्त हमारी यही कोशिश होनी, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। आप एक 10 साल से छोटे बच्चे को कैसे जिसके बाल गिर रहे हैं वो ये है ना, तो उसको थोड़ा ये समझाना ही समझाने नहीं, की- उसको मतलब बिल्कुल, सपोर्ट motivate करना, रखना है, यस मोटिवेट support। करना कि ये ट्रीटमेंट करना है, उसको इमोशनली सपोर्ट करना, सब कुछ। तो ये थोड़ा सा ये एक हेक्टिक काम ज़रूर है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इम्पॉसिबल नहीं है। एंड पेरेंट्स कैन बी अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट Important role। फैक्टर हेयर विच कैन प्ले दिस रोल। वो अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। तो बस बाकी इंशाल्लाह तो और कोई खास कुछ और नुक्ता है थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे आज के इस हवाले से बात करें, एक बार फिर आपने अपना कीमती वक्त दिया। रेडियो द्रास 90.4 की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे हमारे नाजरीन को बताते चले आप सबको कि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, जिसमें हमने हमारे जो डॉक्टर अंजुम एमओ मेडिकल ऑफिसर द्रास सब डिवीज़न अस्पताल द्रास के जो एमओ है डॉक्टर अंजुम, तो उन्होंने यही कहा कि कैसे हमें इसमें आगे आके काम करना है। इसमें एक पेरेंट्स का एक अहम रोल रहता है। पेरेंट्स को चाहिए कि उस बच्चे को मोटिवेट रखे, उस बच्चे को सपोर्ट करे और इस सोसाइटी को आगे अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की आज इस वीडियो के माध्यम से। यही हमारा मकसद है और ऐसे वीडियोस के साथ साथ इस तरह के सीरीज़ हम लाते रहेंगे। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सुनते रहिए रेडियो द्रास 90.4 FM आरजे सलीम के साथ। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4